चेयरमैन नया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप ये यकीन करें कि जब से मैं चेयरमैन नैब तकरीबन 16-17 महीने हो गए हैं, अगर जावेद इकबाल की ज़ात को किसी ने बुरा कहा है तो मैंने उसका कभी जवाब नहीं दिया। दुश्मनाम तराजियाँ भी हुई, इल्ज़ामात भी लगे, थ्रेट परसेप्शन भी अपनी जगह पे था, लेकिन मैंने किसी से कोई गिला नहीं किया, इसलिए चूँकि मुझे मालूम है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन अब सूरत हाल 2-3 दिनों से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और बैसियत चेयरमैन नैब मेरा इस वक्त ख़ामोश रहना इदारे के लिए मुनासिब नहीं था। ज़ात के हवाले से जो बात होती मैं कभी आप साहब को तकलीफ़ न देता और आज यहाँ मौजूद न होता। मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि न मैं माहिर मुआशियात हूँ, न मैं कोई सियासतदान हूँ, न कभी सारी ज़िंदगी सियासत से तल्लक़ रहा। अदलिया से ज़िंदगी शुरू की, सेशन जज से लाइफ का आगाज़ किया और क़ायम मक़ाम चीफ साहब पाकिस्तान रहा। उसके बाद जितना मेरा कैरियर है वो खुली किताब की तरह आप सब असहाब के सामने है। इस वक्त 2 चीज़ों पे सिर्फ आज बात करूँगा। पहली बात यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी को बिला जवाज़ और बिला वजह ख़ाइफ़ किया जा रहा है कि जी मुल्क की मौजूदा मुआशी ज़बूहाली में नैब का हाथ है, और ये बड़ा बुलंद बांग दावा है कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। ये मैंने पहले भी वाज़ह किया था और मैं आपको ये दोबारा भी वाज़ह कर रहा हूँ कि देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि डॉलर की कीमत, बल्कि फ़र्ज़ की क्या करना है, हकीकत ये है कि डॉलर की कीमत काफ़ी बढ़ गई। उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। IMF से मुआहदा हुकूमत का काम था। आप ये बताएं कि डॉलर की कीमत बढ़ना, IMF से मुआहदा करना और उसके माबाद असरात, इसमें नैब का क्या कसूर है? नैब कहाँ पे बीच में आ जाता है कि जी वो ये सब कुछ नैब की वजह से हो रहा है और नैब की वजह से हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट नहीं कर रही हैं। देखिए, बुनियादी बात जो ज़हन में रखने वाली है, मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं कोई इक़्तिसादियात का माहिर नहीं हूँ। माशी एक्टिविटीज़ या बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उस वक्त जनरेट करती हैं जिसके लिए चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक जामे और मरबूत पॉलिसी हो। फिर उस पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए, उस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास सिंसियर और डिवोटेड मैन पावर हो जो कि उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पैसा हो, आपकी इक़्तिसादी हालत बेहतर हो, उसके साथ आपकी ये जो माशी पॉलिसियाँ हैं ये भी अपना रिज़ल्ट दिखाती हैं और बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी जनरेट करती हैं। उसके बाद गैस है, उसके बाद बिजली है, उसके बाद पानी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आप बताएं कि जितने प्री रिक्विजिट हैं, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आलिम फाज़िल यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इसमें नैब कहाँ से आता है? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपकी गोशगुजार की हैं, नैब इसमें किस जगह पे नैब का अमल या दखल है कि जिसकी वजह से आप ये इल्ज़ाम हर सुबह शाम लगाएं कि जी ये तो बिज़नेस कम्युनिटी तो ख़ाइफ़ है, बिज़नेस कम्युनिटी की तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, इसलिए कि इसकी बुनियादी वजह नैब है। नैब ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होता या मुल्क की मईशत पर किसी भी एतबार से असरअंदाज होता। आपका क्या ख्याल है कि नैब कोई बाहर से आया हुआ इदारा है? नैब एक इंसान दोस्त इदारा है, नैब का अपना इदारा है। हमारा काम तो बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हम बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पहली दफ़ा जब ये शिकायत मिली कि जी वो बिजनेसमैन कम्युनिटी ख़ाइफ़ है और वो
थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज़ पर नैब कुछ असरअंदाज हो रही है। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं आपसे, अगर आप मुझे चंद मिनट अनायत कर दें तो मैं नैब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूँ। उन्होंने मेहरबानी की, मैं वहाँ गया, आधा घंटा मैंने वहाँ बातचीत की और वहाँ ये आप यकीन करें कि वहाँ एक शिकायत नहीं थी, नॉट इवन ए सिंगल कंप्लेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें के तमाम चैम्बर्स के नुमाइंदे शामिल थे। वहाँ ये फौरी ऐलान किया कि इस लम्हे के बाद मेरे नैब के दफ्तर में पहुँचने से पहले एक डेस्क तश्कील कर दिया गया। एक डायरेक्टर साहब जो यहाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं उनको हेड बनाया गया और साथ ये डायरेक्शन दी गई कि किसी बिजनेस मैन की जो भी कंप्लेंट होगी और वो डायरेक्टर साहब के पास आएगी, वो फौरी मुझे पेश की जाएगी और जब तक उस शिकायत का मदावा नहीं होगा, चाहे रात के 2 बज जाए, मैं दफ्तर से नहीं उठूँगा। आज इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजरने वाले हैं, हमारे पास एक शिकायत नहीं आई। आप बताएं, जब शिकायत ही मौजूद नहीं होगी तो न अब उसका क्या इजाला करेगा। जब दुख ही नहीं तो उसका दरमा क्या होगा। तो ये इसके अलावा तमाम जो हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं उनको सबको हिदायत की गई कि जब भी किसी बिजनेसमैन की कोई जेन्युइन कंप्लेंट आए तो डीजी साहब हर रीजन का डायरेक्टर जनरल उसको खुद एड्रेस करेगा और अगर वो फील करे कि उसके मैंडेट में एक चीज़ नहीं आ रही तो वो इमीडिएटली मुझसे रब्ता करेंगे। और चूँकि रीजन दूर दराज हैं, 24 से 48 घंटे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि किसी भी अगर बिजनेसमैन को कोई भी शिकायत है तो 24 से 48 घंटों में उसका मदावा होगा। किसी रीजन में इस वक्त तक कोई शिकायत नहीं आई। हमने किसी बड़े बिजनेसमैन को न कभी हरासा किया, न कभी हरासा करने की पॉलिसी रही है। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जहाँ 5,000 रुपये लगने हों वहाँ अगर 50 लाख रुपए लगें तो क्या नैब खामोश तमाशाई बना रहेगा? नैब मुद्दबाना ये नहीं पूछेगा ये क्या हुआ, और क्या मुद्दबाना ये सवाल करने से पगड़ियाँ उछल जाती हैं? जब आप 5,000 की जगह 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5 लाख की जगह 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उस वक्त आपको अपनी पगड़ियों का और अपनी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल होना चाहिए, न कि उस वक्त जब बड़े मुद्दबाना तरीके से आपसे ये पूछा जाए कि जी ये अखराजात कहाँ हुए। मुल्क बहुत गरीब मुल्क है। 90 अरब डॉलर जो कर्ज़ा था, डॉलर की कीमत बढ़ने से अब वो 100 अरब डॉलर हो गया। ये कर्ज़ा किसने अदा करना है? ये हमने अदा करना है, आपने अदा करना है, आपकी आने वाली नस्लों ने अदा करना है। तो अल्ले तल्ले करने वालों से अगर ये पूछ लिया गया, करप्ट अनासिर से अगर ये पूछ लिया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि न कोई इखलाकी गलती है, न अदरवाइज़ ये किसी जुर्म के ज़मरे में आता है, और न इसमें किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि नैब के किसी स्टेप से बिज़नेस कम्युनिटी को किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ हो। मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि कंप्लेंट सेल मौजूद है, डायरेक्टर साहब मौजूद थे, कोई ऐसी मिसाल, एक सिंगल मिसाल भी सामने नहीं आई कि पता लगता कि जी ये नैब की वजह से कोई प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। ये मौजूदा मुआशी बहरान जो है, मैं शायद इस पर कभी बात ना करता, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैंने पहले आपसे अर्ज़ की है, मौजूदा मुआशी बहरान हुकूमती बहरान नहीं है, ये कौमी बहरान है। जब एक बहरान कौमी बहरान हो तो फिर मुल्क के हर शहरी का ये हक़ बनता है कि उस पर अपनी राय का इज़हार करे। ये जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान है, तो इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है कि नैब को चेयरमैन को कहा जाए कि नहीं आप अपनी राय का इज़हार न करें। इसलिए मैं आज बरमला अपनी इस राय का इज़हार कर रहा हूँ कि मईशत की अगर ज़बूं हाली है तो उसमें नैब का किसी किस्म का कोई दखल और कोई अमर नहीं, कोई उसमें नैब का कसूर नहीं। अब चंद दिनों से तवातर से बातें हो रही थी कि जी नहीं वो नैब इसका ज़िम्मेदार है। जब बात की जाती है कि आप बताएं नैब ने किया क्या है, तो फिर एक पुरसरार सी खामोशी छा जाती है। तो मैं बहुत मुअद्दबाना अर्ज़ करूँगा उन तमाम असाब से कि इस इशू को पोलिटिसाइज़ न करें, ये हमारे कौमी मफाद में नहीं है।
अगर आप वैसे को बात करना चाहते हैं तो आप कम अज़ कम तनकीद ज़रूर करें, मुस्बत तनकीद करें। तामीरी तनकीद का हमेशा खैर मकदम की है, लेकिन सिर्फ ये दो अल्फाज कह देना कि जी मईशत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते, मुझे बताएं क्यों साथ नहीं चल सकते। मईशत और नैब साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। मईशत को पूरा इस्तेकाम मुयस्सर होगा और नैब मुकम्मल इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है और नैब इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगा। अब मुल्क के दो अहम तरीन मैं बिजनेसमैन हजरात का नाम लेना चाहूँगा। एक आरिफ हबीब साहब हैं और एक मियां अमन शाह साहब हैं। इनके लेटर मौजूद है रीजनल लैब लाहौर के पास, जिसमें उन्होंने नैब से न सिर्फ नैब की कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया है, बल्कि किसी किस्म की किसी शिकायत का इज़हार नहीं किया। आप बताएं, क्या वो बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते? क्या वो मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं? अगर शिकायत किसी को होती तो सबसे पहले उनको शिकायत होती कि जी नैब ने हमारे साथ कोई ज़्यादती कर दी है। लेटर्स मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी ये सिलसिला चला है। दूसरा ये बताया गया कि जी मौजूदा जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो ये जो टेलीग्राफ ट्रांसफ़र है, टीटी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से बड़ी परेशान है कि जी हमारी टीटीज़ में नैब मदाखलत कर रहा है। आज तक किसी एक बिजनेसमैन की टीटी में मदाखलत नहीं की है, लेकिन बिजनेसमैन और ऑफिस पब्लिक होल्डर में, पब्लिक ऑफिस होल्डर में आपको एक डिस्टिंक्शन रखनी पड़ेगी। और एक आदमी एमपीए एमएनए या सेनेट का रुकन है तो मतलब नैब कानून के मुताबिक उनसे पूछ सकता है कि जी आपकी जो टीटीज़ हैं इनकी क्या बुनियाद है, इनकी क्या लीगलिटी है, इनके पीछे कौन सी लीगल सेंटिटी है। ये जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, ये आपने कहाँ से लिए, कहाँ से कमाए? पब्लिक ऑफिस होल्डर से अगर ये सवाल किया जा रहा है तो बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रह के किया जा रहा है। आप किसी एक ऐसे बिजनेसमैन का पाकिस्तान भर में हवाला नहीं दे सकते जिसकी टीटी में नैब ने मदाखलत की हो। नैब ने आज तक कभी कोई ऐसी मदाखलत नहीं की। क्या मुझे पता नहीं है कि प्राइवेट बिजनेस जो है वो टीटीज़ की बुनियाद पे चलता है? लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, जो एमएनए रहे हैं, एमएनए हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, तो उनसे तो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये सवाल बिल्कुल हक बजानिब है कि जी ये इतना करोड़ों रुपए का लेन देन ये किस तरह हो रहा है। अगर एक फालूदे वाले या एक रेडी वाले या एक छाबड़ी वाले के अकाउंट से 2 अरब, 2.5 अरब, 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो तो आपके ख्याल में नैब को बल सिर्फ खामोश इसलिए रहना चाहिए कि किसी की पगड़ी न उछल जाए? खामोश इसलिए नहीं रहना चाहिए कि जी नैब के ख़िलाफ़ दुश्मनाम तराजियाँ न शुरू हो जाएँ? आप पब्लिक परसेप्शन नैब के बारे में गैलप सर्वे के मुताबिक 59% है। और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, और ये एक हकीकत है कि खलीजी ममालिक के एक अहम रुकन ने नैब से रब्ता कायम किया और उन्होंने कहा कि आपकी बिजली और पानी की मुश्किलात हम हल कर देते हैं, हम ख़तीर सरमायाकारी करते हैं, लेकिन नैब के तवसत से करेंगे। नैब उसको लुक आफ्टर करे, नैब नैब की निगरानी में करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने उन्हें बड़ा मुद्दबाना नैब ने उन्हें बताया कि जी ये नैब का मैंडेट नहीं है। अगर बाहर के लोग नैब पर एतमाद कर सकते हैं, अवाम नैब पर एतमाद कर सकते हैं, जिनकी 59% अक्सरियत ने नैब पे एतमाद का इज़हार किया, तो वो अवामी नुमाइंदे जिनसे ये सवाल किया जाए कि ये जी करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज़्यादती की बात है, बल्कि ये मुल्क के मफाद में है और नैब हर वो कदम उठाएगा जो मुल्क के मफाद में होगा। किसी डर, किसी खौफ, किसी धमकी, किसी असर व रसूख की कोई परवाह न कभी पहले की थी, न कभी आइंदा करूँ। अब ये लेबल लगा देना कि जी नैब सियासत ज़्यादा हो गया। आज तक अगर कोई कौमी असम्बली का मेंबर, सूबाई असम्बली का मेंबर, नेशनल असम्बली का मेंबर या सेनेटर ये कह दे कि नैब के किसी अफसर ने बशमूल जावेद इकबाल से उससे रब्ता किया है और कहा कि जी मशरिक़ के बजाय आप मगरिब की तरफ जाएं, एक आदमी भी अगर कह देना तो आप तमाम असाब मौजूद हैं, मैं चंद अल्फाज आपसे अलविदाई ख़िताब करके घर चले जाऊँगा। ऐसी बात नहीं है। इसलिए सिर्फ इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कि जी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं खुद एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की टर्म तो मैंने पहली दफ़ा देखी।
और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि अगर ये बात साबित हो जाए तो मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन कि जी मैं कहूँ कि मुझे चेयरमैन नैब रहना और मुझे आप कंटिन्यू करने दें। तो कुछ इल्ज़ामात ऐसे हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं है और वो इसलिए मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपका FATF जो है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इसको ज़रा तवज्जो से सुनने वाली बात है कि ये जो FATF है इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और साथ इसने मनी लॉन्ड्रिंग पे हमें वार्न किया हुआ है। तो जब पाकिस्तान के इमेज का मसला ग्लोबल लेवल पर होगा तो नैब तो उन चंद लोगों की परवाह नहीं करेगा कि जो शाम को बैठ के अपनी आलमाना या फाजलाना दलाल से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जी नैब का ये स्टेप जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को हरासा करने के लिए या मुल्क के मफाद में नहीं है। नैब का हर स्टेप आज तक जो लिया गया है वो मुल्क के मफाद में था। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ याद करा दूँ कि मुल्क में और हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। इस मुल्क ने, इस रियासत ने जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आई थी, परवरदिगार का करम होगा और ये मुल्क हमेशा कायम दायम रहेगा। इसलिए जो मुल्क के मफाद में होगा वो करूँगा। और पहले दिन से कहा था कि नैब की अगर एफिलिएशन है तो मुल्क के साथ है, रियासत के साथ है, किसी हुकूमत के साथ नहीं है। और वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं जिनका ये ख्याल है कि जी नैब को कोई डिक्टेट कर सकता है या हुकूमत नैब को डिक्टेट कर सकती है। बिल्कुल इस किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप तमाम, मैं आपकी तवस्सुत से ये बात हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो दिन गुजर गए अगर कभी थे भी। हुकूमत की डिक्टेशन, किसी भी और अदारे की डिक्टेशन लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। नैब सिर्फ वो करेगा जो नैब समझता है कि कानून के मुताबिक है। और जब भी कोई स्टेप उठाया है कोशिश यही की है कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जो नज़ायर हैं उनको भी पेश नज़र रखा जाए और उनकी रोशनी में स्टेप उठाए जाएँ। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि हमारे पार्ट पर भी लैप्सेस होंगे, मगर आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या लैप्सेस का होना सिर्फ इस बात का जवाज़ है कि जी दुश्मन तराजियों में इजाफा हो जाए। लैप्सेस से पाक सिर्फ रब की ज़ात है। रब की ज़ात के अलावा न कोई इदारा, न कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि जी हम लैप्सेस से पाक हैं। उन लैप्सेस को काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रोसिक्यूशन मज़ीद बेहतर हो, नए लोगों को इंडक्ट किया जा रहा है और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर इंडक्ट किया जा रहा है। अगर हुकूमत के साथ इतने ही दोस्ताना मरासम होते तो हर चौथे दिन हम बजट की कमी की शिकायत तो ना करते। अब भी जब नया बजट प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए अपना बजट अप्रूव कराने में नैब को बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर तलक बहुत ही बेहतर होता, बहुत ही दोस्ताना होता जैसे कुछ लोगों का ख्याल है तो हमें क्यों मुश्किल पेश आती। हमें अगर 10 रुपये की ज़रूरत थी तो हमें तो 20 रुपये मिल जाते, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त तक तगदौड़ जारी है कि जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमें बजट मिल जाए। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि अगर नैब को 5 रुपये की ज़रूरत है तो 5.5 रुपये की डिमांड नहीं करूँगा। अगर 5 की ज़रूरत है तो 5 की डिमांड की जाएगी। लेकिन जब आप एक तरफ चाहते हैं कि जी नैब की कारकर्दगी बेहतर हो और दूसरी तरफ आप चाहें कि नहीं जी बजट पर तो हम कट लगाएंगे, एक तरफ वो लोग जो इस वक्त नैब के रेडार पर हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनके वकलाए कराम को आप देखें, उनकी फ़ीसें करोड़ों में। मुझे वकला बिरादरी का मुकम्मल एहतराम भी है, लेकिन मुझे ये चूँकि मैं सारी उम्र जुडिशरी में रहा और अदलिया का हिस्सा रहा, उनकी फ़ीसें और फिर जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, तो आप उनसे कैसे तवक्को करेंगे कि जी उनकी परफॉर्मेंस जो मारकतुल आला हो। यानी आप ये यकीन करें कि हर वो केस जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम का 1 रुपया भी शामिल है, उसके आर्गूमेंट्स की प्रिपरेशन, उसके सवालनामे की प्रिपरेशन, अदालत में केस की तैयारी, इसमें मैं ख़ुद शामिल हूँ। मैं हर स्टेज में एसोसिएट कर रहा हूँ कि जहाँ नज़र आए कि कोई लैप्सेस मौजूद हैं या जहाँ नज़र आए कि कोई खामी मौजूद है तो उसको आदमी कवर करे और अदालत के सामने बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपने आप को पेश करे। तो मैं आपसे बात कर रहा था FATF की ग्रे लिस्ट की। मनी लॉन्ड्रिंग को तो चेक करना है और वो पब्लिक के नुमाइंदे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में बज़ाहिर इन्वॉल्व हैं, प्रिमा फेशियल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनके ख़िलाफ़ शहादतें मिल रही हैं और शहादतें मिल चुकी हैं और मज़ीद शहादतें आ रही हैं,
तो उनको मतलब मैं सिर्फ अगर इस खौफ से छोड़ दूं कि जी थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है या शाम को जो है वो कुछ असहाब जो है वो नैब को मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, तो देखें इल्ज़ाम तराशी अपनी जगह, मुल्क का मफाद अपनी जगह, और नैब सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के मफाद को तरजीह देगा, चाहे इसके लिए नैब के चेयरमैन को ज़ाती या कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो मुल्की मफाद से बालातर कोई कीमत नहीं होती। मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये जो ग्रे लिस्ट है इससे पाकिस्तान को निकलवाना है, और ग्लोबल लेवल पर जो पाकिस्तान का इमेज डैमेज हुआ है इस इमेज को ठीक करना है। अगर इस इमेज को ठीक करना गुनाह है तो फिर मैं ये तस्लीम करता हूँ कि नैब गुनाहगार है, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा। और आप कुछ आपकी याद दहानी के लिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग का इब्तिदा में 100 मोटो नोटिस लिया, और लेना भी चाहिए था क्योंकि हालात इस तरह के हो चुके थे। उसके बाद JIT की तश्कील हुई, केसेस बने, केसेस नैब के पास आए, तो नैब कैसे कहेगा कि जी हम केसेस को मज़ीद रेफरेंस की शक्ल में रेफरेंस की शक्ल नहीं देते और मुतलका अदालतों में हम फाइल नहीं करते। लेकिन ये इल्ज़ाम कि जी वो तो मुकदमात का लॉजिकल एंड ही नहीं है। हर मुकदमे का उस वक्त लॉजिकल एंड हो जाता है जब कंप्लेंट वेरिफिकेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद जब रेफरेंस फाइल हो जाए तो हमारी तरफ से वो लॉजिकल एंड है। 1250 रेफरेंस हों और 25 जज साहबान हों, तो फिर आप मुरद इल्ज़ाम नैब को तो ना ठहराएं ना जी कि केसेस के फैसले जल्दी नहीं हो रहे या मुकदमात लॉजिकल एंड तक नहीं पहुँचे। रोस्ट्रम पर आकर तकरीर करना बड़ा आसान है कि जी लॉजिकल एंड पे नहीं पहुँचे। नैब ने तो सही तरीके से आर्गूमेंट्स नहीं किए। ये कई केसेस कई साल से चल रहे हैं। अगर कई केसेस कई साल से चल रहे हैं तो आप रिकॉर्ड मंगवा के देख लें। अगर कई सालों में नैब कसूरवार साबित हुआ तो मैं दोबारा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि फिर मैं नैब का चेयरमैन रहूँ। लेकिन जहाँ 25 जज साहबान होंगे, जिसमें जज साहबान का भी फॉल्ट नहीं है, 1250 से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, 25 जज साहबान हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनकी तादाद में इजाफ़ा हो जाए। और इस वक्त नैब की पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो पाकिस्तान को वार्न किया गया है, तो हर मनी लॉन्ड्रर को मतलब उसके इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपने की है, शवाहिद मौजूद हैं, और कुछ लोग आर्जी रिलीफ मिलने के बाद जब बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि उन पर गुलपाशी भी की जा रही है, सोने के ताज भी पहनाए जा रहे हैं, आवे आवे के नारे भी लग रहे हैं। मतलब इस बहुत खुशी की बात है, इस पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि जी नैब पहले इंक्वायरी करे फिर अरेस्ट करे, ये 100% गलत है। नैब पहले इंक्वायरी करती है, ये देखती है कि बादी नज़र में केस है, प्रिमा फिशाई केस है, सबूत होता है तो नैब अरेस्ट करती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि बग़ैर सबूत के नैब ने अरेस्ट किया है तो सबसे पहला हमारा एहतसाब तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास है। आपने 24 घंटे के अंदर किसी भी मुलजिम को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने पेश करना है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे हमारा कोई बस नहीं, वो हाई कोर्ट के मातहत हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा उन पर कोई बस नहीं चलता। जब हमें रिमांड मिलता है तो रिमांड प्रिमा फिशाई केस को देखने के बाद मिलता है। रिमांड इसलिए नहीं मिलता कि जी वो चूँकि नैब ने ये केस पेश किया तो उसको रिमांड कर दें। लिहाजा वो असहाब जो फूलों के हार पहन कर ये नैब को कंडेम करते हैं और साथ फरमाते हैं कि जी नैब पहले सबूत दे उसके बाद हमें अरेस्ट करे। नैब के पास सबूत होते हैं, सबूत होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। अगर नैब के पास सबूत ना होते तो कई लोग इस वक्त मुल्क से भाग न जाते, वो मुल्क में मौजूद रहते, वो अदालतों को फेस करते, वो नैब को फेस करते। वो क्यों मुल्क से भाग गए हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। भागने की बुनियादी वजह ये थी कि अब उनको ये महसूस हो गया था कि कोई राह फरार बाकी नहीं है। वो जिस तरफ जा रहे थे सामने नैब मौजूद थी, फरार का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी हम बाहर चले जाते हैं। और दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में हमने बाकायदा हुकूमत को लिखा कि जी इनके नाम ECL पे रहने चाहिए, उनके नाम ECL में नहीं रहने दिए गए। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे पास नहीं। दूसरा ये कहना कि जी वो जो हुकूमती जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आज वो अरेस्ट होते हैं, सुबह आप पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं, क़यामा कमेटी का आप इजलास बुला लेते हैं, सुबह सवेरे आप 8 बजे असम्बली में जाते हैं, रात को आप वापस आते हैं।
और जब रात को कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप कहते हैं मुझे नींद आ रही है। हफ्तों ऐसा होता रहा है कि आपने तफ्तीश को सबोताज करने के लिए मतलब ये सब कुछ होता रहा, लेकिन चूंकि ये कानून के मुताबिक था, आइन के मुताबिक था, हमने तो कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। लेकिन एक वजह आपको ज़रूर बताई है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ताख़ीर हुई है तो उसकी एक वजह ये भी थी। किसी को कंडेम करना मकसूद नहीं है, पार्लियामेंट का मुकम्मल एहतराम है, अवामी नुमाइंदों का भी मुकम्मल एहतराम है। लेकिन देखें ना, ये जो लफ्ज़ जमहूरियत है ना, जमहूरियत कभी ख़तरे में एहतसाब की वजह से नहीं आती, जमहूरियत अपने आमाल की वजह से ख़तरे में आती है। जमहूरियत का लफ्ज़ जमहूर से है, जमहूर का मतलब अवाम है। जब अवाम आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं तो अपनी खिदमत के लिए करते हैं कि आप हमारी खिदमत करें। वो आपको इसलिए मुंतखब नहीं करते कि मुख्तलिफ़ किस्म की अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाएँ। मैं तमाम अवामी नुमाइंदों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन अवामी नुमाइंदों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में रेफरेंसेस पेश हो रहे हैं, रेफरेंसेस तैयार किए जा रहे हैं, मज़ीद रेफरेंसेस भी पेश होंगे। कुछ चीज़ें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर हैं। लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, टेक्निकल जस्टिस और बात है कि अगर टेक्निकल जस्टिस पर किसी को कोई रिलीफ मिल जाए कि बग़ैर वजह के या किसी के कहने पर या किसी की डिक्टेशन पर या किसी इंतकामी कार्रवाई की वजह से या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से हमने किसी आदमी को 5 मिनट के लिए भी ज़ेर हिरासत नहीं रखा। ऐसा न कभी पहले हुआ था, न कभी आइंदा ऐसा होगा। तो मैं बात चल रही थी अपनी बिजनेसमैन कम्युनिटी की, मैं उनको दोबारा यकीन दिलाता हूँ, हर रीजन का डीजी उनकी शिकायत सुनने के लिए अवेलेबल है। यहाँ इस्लामाबाद में चेयरमैन हर वक्त उनकी शिकायत सुनने के लिए अवेलेबल है। वो शिकायत को तो सामने लाए ना, और अगर उनका इजाला अगर उन शिकायत का मैं नहीं कर सकता तो फिर मुझे इस कुर्सी पर रहने का कोई हक़ भी नहीं है। और आप यकीन करें कि अगर हक़ नहीं होगा तो मैं उस हक़ को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरी बिजनेसमैन कम्युनिटी से गुजारिश है कि किसी किस्म का उनके लिए खौफ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का उन पर दबाव नहीं है। और आज के बाद मैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आइंदा किसी बिजनेसमैन को मैं नहीं बुलाऊँगा। हम उनको सवालनामा भेज देंगे, वो सवालनामे का जवाब दे देंगे, उनकी डिफेंस प्ली, उनकी प्ली को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को अपने सामने रख के जब फील किया कि बाद यूँ नज़र में केस बनता है तो फिर उनको तकलीफ़ दी जाएगी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बिजनेसमैन को बार बार नैब के दफ्तर में बुलाया जाए, न रीजन्स बुलाएंगे ना हेड ऑफिस बुलाएगा। बड़े इत्मीनान से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें, लेकिन एक इल्तिमास है कि उनकी हर सरगर्मी कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो। प्रोसीजर लैप्सेस की बुनियाद पर किसी के बारे में कुछ नहीं किया जाएगा। आप बड़े इत्मीनान से अपना बिज़नेस करें। आज तक किसी बिजनेसमैन को कभी ये नहीं कहा कि जी आप ये ना करें या आप वो करें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा मैंडेट नहीं है। और आप ये देखें कि बिजनेसमैन कम्युनिटी को जो तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की है, तकरीबन 2.5 अरब रुपया सिर्फ इस साल के दौरान, 14 महीने उसको लगा लें, 14 महीनों के दौरान उन इन्वेस्टर्स में तकसीम किया गया है जिनके 2-2, 4-4 प्लाट थे। ये लूटी हुई रकम वापसी के लिए हमारे पास न कोई इदारा है, न हमारे पास कोई निज़ाम है, न सिस्टम में कोई ऐसी जगह है। ये अगर क्रेडिट जाता है, जो मैं ख़ुद नहीं लेना चाहता, नैब एज ए होल को ये क्रेडिट जाता है कि 2.5 अरब रुपए ये जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे, ये भी बिजनेसमैन है ना, कि आप दो प्लाट, 3 प्लाट, 4 प्लाट इसलिए ख़रीद लेते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप उसको डिस्पोज ऑफ करें और इस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ भी जनरेट करें और आपको कुछ प्रॉफिट भी मिले और सिलसिला भी चलता रहे। तो क्या ये लोअर लेवल पे जो बिजनेसमैन है उनकी खिदमत नहीं है? ये 2.5 अरब रुपया जो उनमें बुलाकर तकसीम किया गया, उनको घरों पे लेटर भेजे गया कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ, वो बैठे, उनको ये तकरीबन इसमें से ज़्यादा रकूमात मैंने ख़ुद तकसीम की और उस मौके पे भी उनको यकीन दिलाया कि अगर किसी को अब भी कोई शिकायत है तो अब भी बता दें। जब भी कोई शिकायत इस वक्त तक ज़ाब्ता तहरीर में नहीं लाएगी कि तहरीर में बिजनेसमैन कम्युनिटी, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई उनका नुमाइंदा आके कहता है कि जी हमें नैब से ये शिकायत है। नैब ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है,
नैब मईशत को तहफ़्फ़ुज़ देगा, नैब का हर स्टेप मुल्की मफाद और मईशत के तहफ़्फ़ुज़ में होगा, और कभी कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा कि कोई फील करे कि जी मईशत को हमारी वजह से नुकसान होगा। क्या नैब को ये पता नहीं है कि बिजनेसमैन का मुल्क में कलीदी किरदार है? बिज़नेस जनरेट नहीं होगी तो बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी? बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी तो लोगों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा? रूह और जिस्म का रिश्ता कैसे बरकरार रखेंगे? इस बिज़नेसमैन के कलीदी किरदार को न कभी नैब ने फरामोश किया था, न कभी नैब फरामोश करेगा, और न कभी नैब फरामोश कर सकता है। मैं एक दफ़ा फिर एट द कास्ट ऑफ रिपीटिशन कहूँगा कि मुल्क के किसी भी बिजनेसमैन को, किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अगर कोई शिकायत है, वो अगर इस्लामाबाद नहीं आ सकते, मैं उनके पास आ जाता हूँ, मैं उनके पास चला जाता हूँ। सिर्फ मुझे बता दें कि जी हमारी ये शिकायत है और आपका इनका इजाला करें। हर जायज़ शिकायत का फौरी इजाला होगा, और मैं बिजनेसमैन कम्युनिटी को ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप अपना बिज़नेस बहुत इत्मीनान से करें, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नैब आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, नैब आपका अपना इदारा है, नैब इंसान दोस्त इदारा है, हर एक की इज़्ज़त नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ यही नहीं है कि नैब आर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है। आप अगर कभी सूरत रम्ज़ को देखें, उसमें बड़ी वज़ाहत से लिखा हुआ है। आप सूरत अल-बकर को देखें, सूरत अन-नख़ल को देखें, सूरत ताहा को आप पढ़ें, इनमें रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ कमाने के बारे में क्या लिखा हुआ है। रोज़ क़यामत आप उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये हदीस है कि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपने माल कैसे कमाया और आपने माल कैसे खर्च किया। ये आज से उस वक्त की बात है जबकि ज़माना जाहिलियत हुआ करता था। उस वक्त जो परवरदिगार ने रोशनी बिखेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो से, तो ये उनका फरमान है कि आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने अपना ये माल कैसे कमाया और अपना माल कैसे खर्च किया। इसलिए मेरी इनसे दस्तबस्ता गुजारिश है बिज़नेस कम्युनिटी से कि किसी किस्म का न कभी पैनिक होगा, न कभी कोई हरासमेंट होगी। अगर उनको मामूली शायबा भी हो कि नहीं जी हमें तो हरास किया जा रहा है, तो वो मेरा टेलीफ़ोन नंबर हर जगह मौजूद है, नैब के दफ्तर में तशरीफ़ ले आए। नहीं आ सकते तो मुझे बता दें, मैं उनके पास चला जाऊँगा। कोई ईगो नहीं है, ये वो मुगलिया दौर नहीं है कि आप अपने दफ्तर में बैठे हैं और आप कहें कि मैं बाहर जाकर किसी की शिकायत नहीं सुनता। मैं को मुगलिया दौर ख़त्म हो चुका है। जो भी इस वक्त जिसके पास भी जो इख्तियार है, उसे अपने रब के सामने भी इस बात का जवाब देना है कि उसने अपना इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया, और क्या उसने अपना इख्तियार लोगों के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क के लिए इस्तेमाल किया, या सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। तो मेरा ख़्याल है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इतनी जो मैंने एश्योरेंस दी है वो काफ़ी है। अभी तक बातचीत ख़त्म नहीं हुई, मुझे पता है आपको भूख लगी हुई है, लेकिन अभी आप तशरीफ़ लाए हैं तो देखें ना, रमज़ान मैंने तो नहीं बनाया ना, तो ये अफ्तारी जो है वो तो, हाँ जी अफ्तारी तो शाम को ही होनी है। नहीं अब आप अफ्तार तक हैं तो ठीक है, लेकिन शायद मैं अफ्तार तक ना हूँ। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये बुनियादी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था। और एक दफ़ा मैं दोबारा कह दूँ, किसी बिज़नेसमैन के ख़िलाफ़ कोई कारापान नोटिस, कोई इंक्वायरी, एक तरफा किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी जब तक उसकी प्ली सुन नहीं ली जाएगी। और ये मैं स्पेशली हवाला दे रहा हूँ टीटी का, जो टेलीग्राफ ट्रांसफ़र है, उसके बारे में नाम पूछ करेंगे, ना हमारा मैंडेट है, लेकिन वो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो कि मुख्तलिफ़ ओहदों पर बराजमान रहे हैं, उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। और ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि इसमें इब्तदाई जो सो मोटो एक्शन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था, क्योंकि इसकी शायद वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी, इसलिए वो लिया भी जाना चाहिए था। ये बातें सारी थी जो मैंने बिजनेसमैन कम्युनिटी से मैंने कहनी थी। और मुझे यकीन है कि वो मेरी इस यकीन दहानी पर, जो एक दफ़ा नहीं मैं कई दफ़ा करवा चुका हूँ, कि उनको किसी किस्म का कोई हरासमेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, वो बिल्कुल दानादाराना बेहतर तरीके से अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को जनरेट करें, ताकि गरीब को भी रोज़गार मिले और वो भी अपनी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रख सके। वो कई हाथ उठ रहे हैं सवालात के लिए। आज सिर्फ मैं इसलिए आया हूँ कि इन दो बातों पे अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद सिरासल आपसे लेकिन आप मुझे अगर बोलने का मौका देंगे तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जी
मैं आपकी सब्र का इम्तिहान तो ले रहा हूँ, लेकिन आप इस इम्तिहान में आपकी कंपार्टमेंट सप्ली नहीं आनी चाहिए, आप सबको पास होना है इसमें। फिर दूसरा जो अहम इल्ज़ाम लगा वो ये था कि जी वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, उन ब्यूरोक्रेसी जो है नैब की वजह से खौफज़दा है। मैंने सबसे पहले पंजाब फेडरल ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, तमाम सेक्रेटरीज़ को बुलाया नहीं, मैं ख़ुद उनके पास गया, और जो मैंने जिस तरीके से इब्तिदा की वो ये थी कि नैब का चेयरमैन अपने एहतसाब के लिए आपके सामने, आप बताएं कि ऐसी मैंने क्या गलती की या नैब ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से आप खौफज़दा हो गए। आप यकीन करें फेडरल ब्यूरोक्रेसी में ऐसी किसी किस्म की ऐसी बात की कि किसी ने कोई शिकायत की हो, माँ सिवाय इसके कि जी हमें नैब में तलब किया जाता है। उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21 इनके जितने केसेस आइंदा रजिस्टर होंगे वो मैं ख़ुद देखूँ। जब तक मैं, ठीक है काम का बर्डन बढ़ जाएगा, कुछ डिले का फैक्टर भी आ जाएगा, लेकिन जब तक बाद नज़र में केस नहीं बनेगा उनको नहीं बुलाया जाएगा, और बुलाने से पहले उनकी खिदमत में सवालनामा भिजवाया जाएगा कि जी ये चंद सवालात हैं, इनके अगर आप जवाबात दे दें, अगर जवाबात तसल्ली बख्श है तो उनको मज़ीद बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने किस लिए उनका वक्त ज़ाया करना है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब होता है काम, क्रेसी का मतलब होता है करना। और फिर मतलब ये शायद आप में से कुछ साहब को पता ना हो, मैं ख़ुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मैं सेक्शन अफसर रहा हूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी ला रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रार हाई कोर्ट रहा हूँ। मैंने ये सारे ब्यूरोक्रेटिक बॉटल नेक्स हर चीज़ मैंने देखी हुई। और ब्यूरोक्रेसी किसी भी निज़ाम में मुमलिकत को चलाने में उसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। मतलब मैं ये नैब किस तरह सोच सकता है कि वो अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को बगैर किसी वजह के डिस्टर्ब करेगा। माजी में जो हुआ देखिए उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और किसी और को मैं इसलिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा कि उस वक्त हमारे सामने मौजूद नहीं है, किसी की गैर मौजूदगी में ये मैं बात नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 19 साल नैब को एक इदारा बनाया जाता, एक इदारा बनाने के लिए 19 साल सर्व किए जाते, तो आज नैब कहाँ से कहाँ होता। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं माजी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ माजी में एक सूरत में आप जाते हैं कि आप माजी से सबक लेते हैं, हाल में रहते हुए आप उस सबक से इस्तिफ़ादा करते हैं ताकि आपका मुस्तकबिल रोशन और ख़ूबसूरत हो। उस हद तक मैं गया हूँ इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट से। और साथ मैंने ये भी कहा कि 21 से 22 ग्रेड में जाने के लिए नैब की जो क्लियरेंस है वो उस हद तक होगी कि आपकी बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगी। बाद में जब केस बना, रेफरेंस बना, फिर अदालत जाने और आप जाने, उससे भी थोड़ा सा उनको रियायत दी कि अननेसेसरी किसी की प्रमोशन जो है वो न रुकनी चाहिए, इसलिए कि जी वो नैब ने उसके लिए ऐसा लिखा है। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से और हुकूमत से 10 बस्ता अर्ज़ करता हूँ कि कम अज़ कम उन लोगों को तो बड़े ओहदा जलीला पे फायज़ न करे जो नैब के रेडार पर हैं, या जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, या जिनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। आप ये सोच कर उनको कोई ओहदा न दें कि वो ओहदे पर आने के बाद नैब उनसे पूछ नहीं करेगी। कोई किसी ओहदे पर होगा, जिसका केस चल रहा है उसका केस चलेगा। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आइंदा ऐसे लोगों को वो ओहदे न दिए जाएं जो बहुत ज़्यादा जो ओहदा जलीला की डेफिनेशन में आते होंगे, क्योंकि अगर वो नैब के रेडार पर हैं, ये नैब के मुकदमात हैं, तो वो अपनी जगह वो चलेंगे और वो चलते रहेंगे। इसके अलावा फिर मैं पंजाब गया, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से एड्रेस किया। आप ये बात ज़रा गौर से सुने, और ये बात सुनने वाली है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको नैब से क्या शिकायत है, पंजाब की ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। 2 असहाब ने अपनी शिकायत मुझे बताई, लेकिन वो शिकायत आज से 5 साल, 6 साल, 4 साल पहले की थी। फिर भी मैंने कहा कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो इसका इज़ाला अब तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बात बहुत पुरानी है। आप अब की बात करें, आप अक्टूबर 2017 ऑनवर्ड बात करें कि नैब ने किसी ब्यूरोक्रेट के साथ क्या ज़्यादती की। मैंने तो तकरीबन 40 मिनट उनको एड्रेस किया, 20-25 मिनट सवालात के जवाब हुए। मेरे जाने के इमीडिएट उसी वक्त ये फ़ैसला हो गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब फोकल पर्सन होगा। जिस ब्यूरोक्रेट की कोई शिकायत होगी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को देगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का रब्ता बराह रास्त मेरे साथ होगा कि जी फ़लाँ ब्यूरोक्रेट को ये शिकायत है, ताकि उनको फौरी तौर पर अजाला किया जाए। साथ ये तय पाया कि किसी भी शहरी को उसमें ब्यूरोक्रेट्स का कोई वो नहीं है, हथकड़ी नहीं लगेगी। ये ठीक है कि हथकड़ी लगने से इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुँचता है, लेकिन जिनको हथकड़ी लगती है
उनको भी ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना या इज़्ज़त को बचाना उनके फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन अब गुज़श्ता चंद महीनों से ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि किसी को हथकड़ी नहीं लगेगी और उसके बाद किसी को हथकड़ी नहीं लगी। इसके अलावा जो है हम स्टेप उठाया वो ये था कि अगर कोई ख़ातून किसी इशू में इन्वॉल्व है, अव्वल तो देखें ना, लोगों को सोचना चाहिए कि जब वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या जब इस किस्म के स्टेप उठाते हैं तो अपने घर की ख़वातीन को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? पहला कसूर तो उनका हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि किसी खातून को नैब के दफ्तर नहीं बुलाया जाएगा। अगर उनसे तफ्तीश करनी मकसूद है तो पहले सवालनामा दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई तिश्तगी रह जाती है तो नैब की खातून इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनके घर जाएगी और उनसे पूछेगी कि जी ये बात है, ये बात है, ताकि उनके सवालात के जवाब दिए जाए। हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि रेफरेंस में किसी खातून का नाम ना आए, गो कि इसका मूरद इल्ज़ाम नैब को नहीं ठहराया जा सकता, अहल खाना के उन लोगों को ठहराया जा सकता है जिन्होंने गलत काम किए लेकिन सामने अपनी घर की ख़वातीन को रखा ताकि उनका नाम सामने आ जाए। तो अब गुजारिश ये है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी, KPK की ब्यूरोक्रेसी, मतलब इस वक्त तक एक सिंगल शिकायत नहीं है। बलूचिस्तान से मैं ख़ुद तल्लुक़ रखता हूँ, मैं टाट के स्कूलों पर पढ़ा हूँ, सारी ज़िंदगी बलूचिस्तान में गुजरी है। बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि बलूचिस्तान का वो ब्यूरोक्रेट या बलूचिस्तान का वो सेक्रेटरी जिनके कमोड से लाखों रुपए की रकम निकले, जिनके गौसलखानों से अरबों रुपए बरामद हों, जिनके कारपेट के नीचे से लाखों रुपए बरामद हों, लाखों डॉलर बरामद हों, तो क्या नैब उनसे नहीं पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आए? तो वो ब्यूरोक्रेट जो इस किस्म की हरकत में मुलविस होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी का अपना ये फ़ैसला था कि ठीक है जी, उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट्स रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक काम करें, कानून और आइन के मुताबिक काम करें, आप यकीन करें कि नैब कभी किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ रुख ही नहीं करेगी। हमें ज़रूरत क्या है? और थोड़े मेगा केसेस हैं और इस वक्त पॉलिसी भी ये है कि अपनी तवज्जो सिर्फ मेगा केसेस पर रखें। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहिबान से ये गुजारिश की कि आपका जो इंटरनल अरेंजमेंट है इसके लिए, करप्शन के लिए, आप उसको अमल में लाएँ। आप वो मैकेनिज़्म इस्तेमाल करें ताकि इंटरनली जब आप किसी को सज़ा देंगे तो दूसरे के लिए सबक होगा और नैब को बीच में नहीं आना पड़ेगा। आप अपना मसला अपने लेवल पर हल कर लें ताकि नैब तक बात ही ना पहुँचे। तो ये अब सूरत हाल इस एतबार से बेहतर है कि कम अज़ कम कोई किसी किस्म की कोई शिकायत फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, जब से पंजाब ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस किया है, KPK को किया है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी को किया है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करेगी और मुल्क की जितनी पॉलिसियाँ हैं यकीनन उन पर अमल दरामद करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। उसमें नैब किसी सूरत में फिगर नहीं करता। अब एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने वर्ष करूँ वो सिर्फ ये थी कि मुतअद्दिद दफ़ा बार बार ये कहा जा रहा है कि जी नैब सियासत में मुलव्वस है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नैब किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस नहीं है, न कोई सियासत में मुलव्वस होने का इरादा है। सारी ज़िंदगी एक आदमी सेशन जैसे कायम मकाम चीफ जैसा पाकिस्तान तक गया जिसके कैरियर में सियासत का नाम और निशान शामिल नहीं है, वो नैब का चेयरमैन बन के एकदम तब्दील हो जाएगा। किसी किस्म की सियासत में नैब इस वक्त एक इंतहाई आज़ाद इदारे की हैसियत से अपना काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत से अपना काम कर रहा है। कोई हुकूमती असर नहीं, कोई डिक्टेशन नहीं, कोई सियासत नहीं। सिर्फ वाहिद काम ये है कि पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से करप्शन का ख़ात्मा हो जाए, हमारे हाथ में कशकोल न रहे और हम भी बाइज़्ज़त लोगों की तरह काम कर सकें। बल्कि वो सियासत से मुझे एक शेर याद आ गया कि की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार न करते तो हुकूमत करते। तो इसके साथ मैं अपने इसको सिर्फ मैं आज अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता था नैब का इन दो इश्यूज़ पर। मुझे पता है कि आप कुछ तिश्नगी फ़ील करेंगे कि जी हमारे सवालात के जवाब नहीं दिए। एक बात मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं वाहिद शख्स हूँ, लेकिन मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पेशली एबटाबाद कमीशन में जब कभी एड्रेस किया, तो मैंने हमेशा ये कहा कि जर्नलिस्ट साहबान के सवालात ख़त्म हो जाएंगे, मेरे जवाब ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ईद के बाद किसी मुनासिब मौके पर आपके हर सवाल का जवाब
सब दो एक सवाल ले लेना। बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड सवाल। वो दरअसल मैंने एक दो साफ़ी साहबान जो मेरे दोस्त भी थे उनके एक दो सवालों को जवाब दिए, तो जो कॉलम दो तीन कॉलम जब आए तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ये पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ ख़बरें लाना या ख़बरें ढूंढना साफ़ियों का काम है। अब पता लगा कि ज्योतिषी भी बन गए, नजूमी भी बन गए। इसके लिए आप सबको मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया। जवाब देते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मुसलसल आपको धमकियां दे रहे हैं? आप फौजदार जी आप मुझसे शहजादी में मिलें, आपको बताऊंगा। अच्छा अदारे के वाले से आपने बड़ी अच्छी तकलीफ की है। नहीं मैं तक मुकर्रर अच्छा नहीं हूँ। अच्छा बड़ी अच्छी तकलीफ की, बड़ी अच्छी बातें की। लेकिन सर अब जब ग्राउंड पे देखते हैं कि आप ये कहते हैं कि नैब किसी के इस्तेमाल में नहीं है, नैब किसी के कहने पे मुलवस है, ये बयान तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा लेकिन ग्राउंड पे हम देखते हैं, मैं आपको दो मिसालें दूंगा। जी आपने बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हवाला दिया और आपने कहा कि जी हम नैब तो उनसे भी पूछेगी। नैब ने अनाउंस किया कि वो रईसानी साहब और खालिद लांगू साहब उनके जो बेल्स के खिलाफ हम अपील करेंगे। नैब ने अपील नहीं की। अलीम खान के खिलाफ ये आपकी इतला दुरुस्त नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अलीम खान साहब के हवाले से नैब ने अपील नहीं की। हम ज़रूर देखते हैं कि नैब जब पॉलिटिशियंस का केस आता है तो फौरी पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करती है, लेकिन जब मलिक रियाज साहब का केस आता है, 5 केसेस हैं मलिक रियाज साहब के, आप बैरिया टाउन में रहते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने चेयरमैन नैब लगने के लिए मलिक रियाज साहब से मुलाकातें की, आसफ अली जरदारी से मुलाकातें की। तो उनकी दफ़ा आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई उनसे मिले हुए हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये इल्ज़ामात हैं जो आते हैं। देखिए मेरा ख्याल सवाल काफ़ी लंबा हो गया, मेरा एक जवाब सुन लें कि अलीम खान साहब के आर्डर हुए चंद दिन हुए हैं। ये क्वेश्चन कि जी अपील दायर करेंगे या नहीं करेंगे, ये ज़ेर गौर है। लांगू के बारे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। दूसरे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो प्ली बारगेन के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी दी है। जब अदालत किसी चीज़ की कागनिजेंस लेती है तो नैब किसी चीज़ की कागनिजेंस नहीं लेता। अगर ये जो आपने जिन लोगों के हवाले दिए, अगर इनके साथ इतना ही गहरा ताल्लुक होता तो उनके रेफरेंस कभी फाइल ना होते। थैंक यू। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।